In the last video, I talked about the Harshvardhan Empire और नॉर्थ इंडिया की वहां तक की एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है उसके बाद। नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो जाती है हर्षवर्धन एम्पायर के बाद और छोटे छोटे स्टेट्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट होता है वो गुर्जर्स होते हैं और उसके बाद चौहान्स होते हैं। उन सबका हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे, बट इस वाली सीरीज में नहीं। जब मैं मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करूंगा वो वहां पे आएंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही देखेंगे बस। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास कुछ साउथ इंडियन किंगडम्स बचे हैं, जैसे पल्लव, राष्ट्रकूटास, चालुक्य, ये सभी बचे। और इसके बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पल्लव्स। ये साउथ इंडियन किंगडम था और जो इनका पीरियड था वो 3rd एडी से 9th एडी तक रहा था। 3rd एडी में संगम एज खत्म हो जाती है और इनके जो अर्ली किंग्स होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ये 3rd एडी के टाइम पे ये फ्लोरिश्ड नहीं थे, ये बस एस्टैब्लिश्ड हुए थे। और इनका फ्लोरिशमेंट होता है अराउंड 4th एडी के आसपास, मिड 4th एडी में। और फिर वहां से ये 9th एडी तक रहते हैं और काफी प्रोमिनेंटली रूल करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इनका ओरिजिन देखते हैं। जो इनका ओरिजिन है वो काफी डिबेटेबल है और काफी थ्योरीज अलग अलग स्कॉलर्स की है। तो ये चारों अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है। कुछ ये मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं, ठीक है। अब हम इन थ्योरी को एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहली थ्योरी है इनके ओरिजिन की, वो ये है कि ये लोग पार्थियंस भी माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम ग्रीक एंड पर्शियन इन्वेजन देख रहे थे, मैंने आपको बताया था जब हम इंडो बैक्ट्रियन इन्वेजन देख रहे थे, सबसे पहले बैक्ट्रियंस आए थे, बैक्ट्रियंस के बाद आए थे साइथियंस और साइथियंस के बाद आए थे पार्थियंस। राइट, पार्थियंस का रूल काफी कम था, बट वो इंडिया में आए थे। उन्होंने इंडिया में इन्वेड करा था और वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट को कैप्चर कर लिया था। पार्थियंस को रिप्लेस कर दिया था कुशन्स ने। याद आया जब हम कुशन एम्पायर देख रहे थे, उससे पहले हमने पार्थियंस के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। तो कुछ स्कॉलर्स इन्हें पार्थियन से इक्वेट करते हैं कि ये पार्थियंस जब इंडियनाइज हुए तो ये उन्हीं की एक ब्रांच है। दूसरी थ्योरी ये है जो वकातक से डेक्कन के, जब सतवाना डायनेस्टी वीक हुई थी और जिसमें प्रोविंसेस थे वो इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उसमें से ही एक वकातक था। राइट, तो उसकी ही एक ब्रांच पल्लव थी, मतलब उसी की वकातक की ही एक ये ब्रांच है। कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं। तो दे वर ब्रांच ऑफ ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी ऑफ वकातक्स ऑफ डेक्कन। हम वकातक के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा था जब हम संगम एज पढ़ रहे थे, तब हमने छोला किंगडम के बारे में देखा था। तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि ये किसी छोला प्रिंस और एक नागा प्रिंसेस के बारे में भी हमने देखा था, गुप्ता एम्पायर से पहले और कुशन एम्पायर के बाद। जो बीच वाला पीरियड था उसमें नागा रूल कर रहे थे। तो जो पल्लव्स है ये छोला प्रिंस और नागा प्रिंसेस के डिसेंडेंट्स हैं, कुछ लोग ये मानते हैं। बट जो मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है और जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताई है, वो यही है कि दे वर द नेटिव ऑफ टोंडाई मंडलम। एक प्लेस है टोंडाई मंडलम और ये वहां के नेटिव है और ये इंडिपेंडेंट हो गए थे जब सतवानास का फॉल हुआ था। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सतवानास का फॉल हुआ तो उसमें से वकातक्स बने थे और उसमें से पल्लव्स भी बने थे और कुछ किंगडम्स और बने थे। तो पल्लव्स का जो राइज हुआ, जो पल्लव्स थे वो टोंडाई मंडलम के नेटिव्स ही थे और वो वहां की फिड्यूटरी थी। मतलब इनका एक एरिया था और जब सतवाना बना था उन्होंने पल्लव वाला एरिया कैप्चर कर लिया था, तो इन्हें फिड्यूटरी बना दिया था। तो ये लोग उन्हें पैसे देते थे, उन्हें ट्रिब्यूट पे करते थे और जब सतवाना का फॉल हुआ तो ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए। सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बाय द स्कॉलर्स। तो आपको यही याद रखनी है, मतलब ये भी पता होनी चाहिए कि लोग क्या क्या कहते हैं। बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी दैट दे वर द नेटिव ऑफ टोंडाई मंडलम एंड दे बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर द फॉल ऑफ सतवानास इन 3rd एडी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। So these were some theories related to the origin of Pallavs. अब हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। जो इनके किंग्स हैं वो कुछ पीरियड में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इनका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है वो 3rd एडी के आसपास होता है, बट जो फ्लोरिश्ड होते हैं ये 4th एडी के आसपास होते हैं और इनका डिक्लाइन 9th एडी तक रहता है। तो इनका काफी लंबे टाइम तक रूल होता है, मतलब 600 ईयर्स के अराउंड तक इनका रूल रहता है। तो उस पीरियड को हमने थोड़ा बहुत डिवाइड कर दिया ताकि हम इजीली समझ सके। सबसे पहले अर्ली पल्लव रूलर्स आते हैं जिनका पीरियड हमने देखा 250 से 350 एडी तक रहा। ठीक है, तो पहला ग्रुप तो ये बन गया पल्लव का, अर्ली पल्लव रूलर्स जो 3rd एडी में बने थे, जो मतलब स्टार्टिंग के पल्लव थे। अभी ये प्रोमिनेंट नहीं है, ये सिर्फ एस्टैब्लिश्ड हुए हैं। तो 250 से 350 एडी तक थे ये अर्ली पल्लव। और जो ये चार्टर इशू करते थे, चार्टर मतलब रॉयल ऑर्डर्स,
तो इनके जो चार्टर्स थे वो प्राकृत लैंग्वेज में थे। अब प्राकृत लैंग्वेज यहाँ पे इसलिए यूज करी गई होगी क्योंकि इनका रिलेशन है सतवाहनास से। हमने देखा था सतवाहनास का जब फॉल हुआ तो उसी में से एक किंगडम पल्लव बना, तो सतवाहना से इनका रिलेशन था। और सतवाहना की हमने देखे थे, ऑल्दो सतवाहना ब्राह्मणिज्म में काफी बिलीव करते थे, बट उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। तो हो सकता है कि इसी की वजह से इनकी जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। ये जो रॉयल ऑर्डर इश्यू करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में यूज करते थे। ठीक है, तो अर्ली पल्लव रूलर्स 250 से 350 एडी तक ये रूल करते थे। इनके जो रॉयल ऑर्डर्स या फिर चार्टर थे वो प्राकृत लैंग्वेज में इश्यू होते थे। और दो किंग्स इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब इंपॉर्टेंट क्या आपको पता होना चाहिए किंग्स के नाम। एक तो शिव स्कंद वर्मन और दूसरा विजय संद वर्मन। शिव स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन। ठीक है, ये याद रहेगा, दो नाम इंपॉर्टेंट है, शिव स्कंद वर्मन और विजय स्कंद वर्मन। तो ये थे अर्ली पल्लव रूलर्स जो रूल करते थे 250 एडी से 350 एडी तक, और वो जो अपने चार्टर्स इशू करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में इशू करते थे। उसके बाद सेकंड लाइन आती है पल्लव रूलर्स की, मतलब सेकंड जनरेशन कह सकते हैं आप इसे। और जो ये रूल करते थे ये 350 से 575 एडी तक रूल करते थे, मतलब 4th एडी से ये रूल करते थे 6th एडी तक। ये थे 3rd एडी से 4th एडी तक। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो ये चार्टर इशू करते थे, चार्टर मतलब रॉयल ऑर्डर, जो ये रॉयल ऑर्डर या फिर चार्टर इशू करते थे अब ये संस्कृत लैंग्वेज में करने लगे। तो आप देखिए प्राकृत से संस्कृत लैंग्वेज आ गई। इस प्राकृत में इसलिए इशू करते होंगे क्योंकि इनका रिलेशन सतवाहना से था और सतवाहना की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। बट आप देखिए जो ये पल्लव है ये भी ब्राह्मणिज्म के फॉलोअर्स है और ब्राह्मणिज्म की लैंग्वेज है संस्कृत। तो धीरे धीरे जैसे जनरेशन गैप आता रहा, धीरे धीरे सतवाहनास के साथ इनका जो रिलेशन था वो वीक होता रहा और इनकी लैंग्वेज संस्कृत होती गई। तो जो सेकंड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स है जो 350 से 570 एडी तक रूल करते थे, मतलब 4th एडी से 6th एडी तक रूल करते थे, वो जो अपने चार्टर्स इशू करते थे वो संस्कृत में इशू करते थे। अब इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो है विष्णुगुप्त, और ये वो ही है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। जब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि समुद्रगुप्त ने अपना दक्षिण पथ करा था, दक्षिण पथ मतलब साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन करा था, बट उसकी पॉलिसी अलग थी। उन्होंने सबको हराया था बट उनके टेरिटरी को डिस्ट्रॉय नहीं करा था, ना ही एनेक्स करा था, राइट। बस उन्होंने कहा था कि मेरी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करो। तो जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण पथ पे गए थे तब उन्होंने विष्णुगोपा को हराया था जो पल्लव रूलर थे, राइट। तो विष्णुगोपा सेकेंड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स थे, ये आपको याद रहेगा। और ये टाइम गुप्ता एम्पायर वाला टाइम ही है, गुप्ता एम्पायर 4th एडी में आ गए थे। ठीक है, तो ये भी 4th एडी का ही टाइम है। ये सेकंड लाइन ऑफ पल्लव थी। अब हम थर्ड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स देखेंगे, वो रूल करेंगे बिल्कुल लास्ट तक, मतलब 6th एडी से बिल्कुल 9th एडी तक ये लोग रूल करते हैं, प्रिसाइसली 575 एडी से। अब जो ये चार्टर्स इशू करते थे ये दोनों संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में करते थे। तो जो पहले अर्ली पल्लव रूलर्स थे वो प्राकृत लैंग्वेज में चार्टर्स इशू करते थे, जो दूसरे पल्लव रूलर्स थे जो दूसरी लाइन थी वो संस्कृत लैंग्वेज में करते थे, और जो लास्ट वाली लाइन थी थर्ड पल्लव थी जो 575 एडी के बाद वाली थी, 6th एडी से 9th एडी वाले जो रूलर्स थे वो दोनों में ही करते थे, वो प्राकृत में भी करते थे और वो संस्कृत में भी करते थे। ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट रूलर थे वो थे सिमा विष्णु। तो सिमा विष्णु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस थर्ड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स। ये बोला जाता है कि इन्होंने कालाभ्रास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब कालाभ्रास ने रूल करा था अराउंड 150-200 साल, बट उसके बाद वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। तो जो ये सिमा विष्णु है जो लास्ट लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स में फर्स्ट किंग थे, ये बोला जाता है कि इन्होंने ही कालाभ्रास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और कालाभ्रास यहां से बिल्कुल खत्म हो चुके थे, लिटरली बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो सिमा विष्णु का नाम याद रखिएगा। अब हम 3 लाइन ऑफ किंगडम फिर से देखेंगे ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। फर्स्ट लाइन थी अर्ली पल्लव रूलर्स की जो 3rd एडी से 4th एडी तक रूल करते थे, वो जो अपने चार्टर से प्राकृत लैंग्वेज में इशू करते थे, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे शिवस्कंद वर्मन और विजयसंत वर्मन। सेकेंड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स 4th एडी से 6th एडी तक रूल करते थे और वो अपने चार्टर संस्कृत में इशू करते थे। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे विष्णुगोपा, और विष्णुगोपा वही है जिसने समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है,
और जो थर्ड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स है वो 6th एडी से 9th एडी तक रूल करेंगे। ये लास्ट लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स है, ये अपने चार्टर संस्कृत और प्राकृत दोनों में ही इश्यू करते थे। और इनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे सिमा विष्णु, और सिमा विष्णु बोलते हैं कि इन्होंने काला ब्रास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, इतना याद हो गया। अब जो थर्ड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स है इसमें इंपॉर्टेंट किंग्स देखते हैं। वो है महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन टू। हम इन तीनों किंग्स के बारे में आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सिम्हा विष्णु के बारे में एक और चीज है कि उन्होंने छोलास को भी डिफीट कर दिया था और अपना किंगडम वहां तक ले आए थे। मैं आपको बताता हूँ छोला के बारे में थोड़ा बहुत, जो कि हम आगे देखेंगे, बट फिर भी मैं आपको बेसिक देना चाहता हूँ। छोला जो किंगडम था वो एंशिएंट तमिल किंगडम है। हम जब संगमेश देख रहे थे तब हमने देखा था कि 3 किंगडम्स आते हैं, छोला, चेरा और पांड्या। तो जो संगम एज वाला छोला था वो यही है जिन्हें पल्लव ने हटा दिया था, उनकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि छोला डिस्ट्रॉय हो गए। अब जो छोला थे वो फिड्यूटरी बन गई थी, वो फिड्यूटरी बन गई थी, मतलब अब ये पल्लव किंग्स को ट्रिब्यूट पे करते थे। किंगडम पल्लव के किंग के नाम पे आ गया था और ये वहां पे फिड्यूटरी थे, ये रूल करते थे पल्लव किंग के नाम पे और ट्रिब्यूट उन्हें पे करते रहते थे। बट जब पल्लव का डिक्लाइन हो जाएगा, हम देखेंगे जब 9th एडी में पल्लव का डिक्लाइन हो जाएगा, तभी ये छोला फिर से राइज होते हैं, अपना किंगडम फिर से बनाते हैं और तब से इन्हें बोलते हैं इंपीरियल छोला, जो हम आगे देखेंगे। तो ये छोला के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। सो एक बार रिवीजन करते हैं। 3 लाइन थी पल्लव रूलर्स की, अर्ली पल्लव रूलर्स जो 3rd एडी से 4th एडी तक रूल करते थे। उनके जो चार्टर थे वो प्राकृत लैंग्वेज में इशू होते थे और उसमें इंपॉर्टेंट रूलर थे शिवस्कंद वर्मन और विजयस्कंद वर्मन। दूसरे जो पल्लव रूलर्स थे, दूसरी जो लाइन थी वो 4th एडी से 6th एडी तक थी और वो अपने चार्टर संस्कृत लैंग्वेज में इशू करते थे और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे विष्णुगुप्त, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था। थर्ड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स 6th एडी के बाद वाले थे जो 9th एडी तक रहे थे। उन्होंने अपने चार्टर प्राकृत और संस्कृत दोनों में ही इशू करे और उसमें जो फर्स्ट किंग थे वो थे सिमा विष्णु, जो ये बोलते जिन्हें कालाभ्रास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिमा विष्णु ने अपना एम्पायर को एक्सटेंड करा था, छोला किंगडम को एनेक्स कर दिया था, छोला को अपनी फिड्यूटरी बना दी थी। थर्ड लाइन ऑफ पल्लव रूलर्स में कुछ इंपॉर्टेंट किंग और है, वो है महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन और नरसिम्हा वर्मन टू। अब हम इन किंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम महेंद्र वर्मन वन के बारे में देखेंगे, जिनका रूल 600 से 630 एडी तक का था। तो ये 7th एडी स्टार्ट हो चुकी थी। अब इस टाइम पे हमें ये भी पता है कि वकातक्स खत्म हो जाते हैं और वकातक्स की जगह चालुक्यास आ जाते हैं। ये मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं पूरा। तो अब 7th एडी के टाइम पे चालुक्य है डेक्कन में, वकातक्स की जगह चालुक्य है और पल्लव अपना वहीं पर है जहां पे वो था। और यहीं से माना जाता है, महेंद्र वर्मन वन के रेन से माना जाता है, जो चालुक्य और पल्लव का कॉन्फ्लिक्ट है वो यहीं से बिगिन होता है। हम देखेंगे चालुक्य और पल्लव एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबा चलता है, हम देखेंगे आगे। हमें पता है चालुक्य के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे पुलकेशिन टू, जिन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। ये क्या करते हैं पुलकेशिन टू, पल्लव के नॉर्दर्न टेरिटरी पे जाते हैं पल्लव किंगडम के और वो उसे कैप्चर कर देते हैं। सो ही मार्च्ड अगेंस्ट द पल्लव्स एंड कैप्चर्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द किंगडम। ऑल्दो पल्लव के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बोला जाता है कि महेंद्र वर्मन जीत जाते हैं, महेंद्र वर्मन की विक्ट्री हो जाती है, बट स्टिल जो वो टेरिटरी लॉस होते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट था पल्लव की टेरिटरी का, वो उन्हें वापस नहीं मिलता, वो चालुक्य के पास आ जाता है। ठीक है, तो जो चालुक्य और पल्लव का लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट है वो महेंद्र वर्मन वन के एरा से स्टार्ट होता है। अपने करियर की स्टार्टिंग में महेंद्र वर्मन वन एक जैन थे, सो ही वाज अ फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। बट बाद में थिरुनवुकसर, ये एक सेंट थे, शिव सेंट थे, जिन्हें हम अपर भी बोलते हैं, इनका निकनेम अपर था। तो इन्होंने महेंद्र वर्मन वन को शिविज्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि सबसे पहले महेंद्र वर्मन वन जैन थे, जैनिज्म में बिलीव करते थे, बट थिरुनवकरासर ने या फिर अपर ने इन्हें शैविज्म में कन्वर्ट कर दिया था। ये एक शैव सेंट थे, ये आपको याद रखना है नाम, और ये भी याद रखना है कि ये शैव सेंट थे, क्योंकि यूपीएससी ने पहले क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, कुछ मंक्स के, कुछ सेंट के, कुछ पंडित के नाम दे रखे हैं और ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से बताओ कि कौन सा मंक है या फिर कौन सा किस पीरियड से बिलोंग करता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं।
तो आपको ये याद रखना है कि तिरुवनकसरर एक सेव सेंट थे जिन्होंने महेंद्र वर्मन वन को सेविज्म में कन्वर्ट कर दिया था, जैनिज्म से। महेंद्र वर्मन वन भी अपने आप को टाइटल देते थे। उसमें से एक था सत्यसंध, गुनाभार, चेतकारी और चित्र करापुली। ये चित्र करापुली है वो इसलिए बोलते थे क्योंकि ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। चित्रकारी इसलिए क्योंकि इनका इंटरेस्ट म्यूजिक में भी था। इनका एक और टाइटल था, वो था विचित्र चित्र, वो हम देखेंगे क्यों। तो ठीक है, तो इन्हें ये भी अपने आप को टाइटल्स देते थे, जैसे सत्यसंध, गुनाभर, चित्रकारी, चित्रकरापुली और विचित्र चित्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इन्हें विचित्र चित्र इसलिए बोलते थे बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ केव टेम्पल्स। जो केव टेम्पल की जो स्टार्टिंग हुई थी वो पल्लव ने ही करी थी और वो महेंद्र वर्मन ने ही करी थी। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, हम जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे इसका तब अब देखते हैं। मंडकपट्टू, मंडकपट्टू एक जगह है जहां पे एक टेम्पल है, ये मंडकपट्टू है, ये वाला जो फोटो है। उसके इंस्क्रिप्शन में इन्हें विचित्र चित्र ही लिखा हुआ है और इसका मतलब यह, हु कंस्ट्रक्टेड अ टेम्पल ऑफ शिव विष्णु एंड ब्रह्मा विदाउट द यूज ऑफ ब्रिक्स टिम्बर मेटल एंड मॉर्टर। इन्होंने एक टेम्पल बनाया था, ये वाला जो टेम्पल था, ठीक है, मंडकपट्टू वाला टेम्पल। ये शिव विष्णु ब्रह्मा का टेम्पल है और इसमें कोई भी ब्रिक यूज नहीं हुई है, इसमें कोई टिम्बर यूज नहीं हुआ है, इसमें कोई मेटल यूज नहीं हुआ है और इसमें कोई मॉर्टर भी यूज नहीं हुआ है। ये एक स्टोन या फिर एक रॉक कट टेम्पल है। हमें पता है केव टेम्पल्स होते हैं, केव होती है या फिर एक रॉक होता है, पूरा पहाड़ होता है, उसमें तोड़ तोड़ के अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन करके टेम्पल बना दिया जाता है। तो वो सबसे पहले महेंद्र वर्मन वन ने स्टार्ट करा था। पल्लव से ही ये वाला जो टेम्पल का स्टाइल है ये प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हुआ है। अब इनके कुछ टेम्पल्स देखते हैं। एक तो मंडकपट्टू, ये वाला हम देख चुके हैं। दूसरा है पल्लवरम, ये आप इसे ऐसे याद रखेंगे, पल्लव से पल्लव हो गया और रम से रम, ठीक है, पल्लवरम। तीसरा इनका टेम्पल है महेंद्रवादी में। महेंद्रवादी भी सिंपल है, महेंद्र से इनका नाम हो गया, वादी मतलब वादिया जो होती है पहाड़ वाली एरिया। फोर्थ है वलम, फिर है तिरुचिरापल्ली, ये भी आपने नाम सुना होगा, और लास्ट है दलावानूर। तो ये 5-6 नाम है जो आपको याद रखना है। एक तो मंडकपट्टू, एक पलावरम, एक महेंद्रवादी, एक वलम, एक तिरुचिरापल्ली और दलावरम। इन सारी जगह पे इनके टेम्पल्स थे और वो सारे टेम्पल कैसे थे, रॉक कट के। ये आपको याद रखना है। हम देखेंगे आगे कि जो पल्लव के टेम्पल्स है वो 4 स्टेजेस में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज यही है रॉक कट वाली, दूसरी स्टेज मोनोलिथिक रथ वाली आएगी, थर्ड स्टेज आएगी वो पिलर्स वाले जो टेम्पल जिन्हें हम द्रविडियन स्टाइल में बोलते हैं, और फोर्थ इन सबका कल्मिनेशन वाला टेम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज थी वो महेंद्र वर्मन वंश ने ही स्टार्ट करी थी, ये रॉक कट केव वाली। तो मंडकपट्टू, पलावरम, महेंद्रवादी, वलम, तिरुचिरापल्ली और दलावनर में जो टेम्पल्स है जो महेंद्र वर्मन ने बनाए हैं वो रॉक कट केव वाले ही है। टेम्पल्स के अलावा इन्होंने एक संस्कृत वर्क भी लिखा था, उसका नाम था मत विलास प्रहसनम। ये भी याद करने का है तो इसे याद रखिएगा। आप देखिएगा ये इसमें ना काफी कुछ याद करने का, समझने का कम है, याद करने का ज्यादा है। तो आप याद करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार लिख के देखिए, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ही वॉज ऑल्सो रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक। और ये कुदुमिनामलाई एक जगह है, वहां के इसके इंस्क्रिप्शन पे लिखा है। तो ये ग्रेट बिल्डर ऑफ केव टेम्पल्स थे, ये पेंटर थे, ये म्यूजिक भी लिखते थे, म्यूजिक में एक्सपर्ट थे, और ये संस्कृत वर्क भी लिखते थे। सो ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, इसलिए ही इनके इतने सारे टाइटल थे, सत्यसंध, गुणभर, चेतकारी, चित्राकुरापाली, विचित्र चित्र। गुणभर का मतलब जिसमें बहुत सारे गुण हो, है ही गुण, इतने सारे हैं तो है ही। सबसे पहले ये जैनिज्म में थे बट अपार ने इन्हें शैविज्म में कन्वर्ट कर दिया था। जो पल्लव और चालुक्य का कॉन्फ्लिक्ट था वो इनके एरा से ही स्टार्ट होता है। पुलाकेशन 2 ने इनका नॉर्दर्न वाला एरिया कैप्चर कर लिया था, ये जीत गए थे बट वो एरिया इन्होंने खो दिया था हमेशा के लिए। अब हम आगे देखेंगे। अब इनके बेटे थे नरसिम्हा वर्मन वन। He was also known as ममल and it means a great wrestler। और ये वर्ड आपको याद रखना है बिकॉज ममल के नाम पे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स बनते हैं और उनमें से एक है ममलपुरम। तो ममल के नाम पे ही ममलपुरम बना है और ममलपुरम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे है शोर टेम्पल एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर ऑफ द पल्लव पीरियड। तो इसलिए आपको ये ममल वर्ड याद रखना चाहिए। सो नरसिम्हा वर्मन वन को ममल कहते थे जिसका मतलब था ग्रेट रेसलर। So he was a great wrestler. He was so strong king. He defeated Pulakeshin II in the Battle of Manimangalam near Kanchi.
एंड ही अवेंज्ड द डिफीट ऑफ हिज फादर। आपको अगर पुराना याद हो, पुलकेशिन टू ने महेंद्र वर्मन वन को के साथ लड़ाई करी थी और उनकी टेरिटरी का नॉर्थ वाला एरिया अपने किंगडम में एनेक्स कर दिया था। ऑल्दो जो पल्लव के इंस्क्रिप्शन है उसमें महेंद्र वर्मन वन की ही विक्ट्री लिखी है, बट फिर भी वो जो एरिया था वो उनके पास से चला गया था। बट नरसिम्हा वर्मन वन avenged the defeat of his father by defeating the Pulakeshin II in the Battle of Manimangalam, and this battle was held near the Kanchi। मणिमंगलम एक एरिया है जो कांची के पास पड़ता है। इन्होंने पुलकेशिन टू को हराया और अपने फादर का बदला लिया, और वो जो लॉस्ट एरिया था जो इनके पल्लव किंगडम के नॉर्थ टेरिटरी थी वो वापस अपने पल्लव किंगडम में एनेक्स करी। तो ये लिखा है कुरम कॉपर प्लेट में। ये इंपॉर्टेंट है। कुरम कॉपर प्लेट इस चीज के बारे में बताता है कि नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलकेशिन टू को बैटल ऑफ मणिमंगलम में हरा दिया था। ठीक है, कुरम कॉपर प्लेट। और हुआ कैसे था, नरसिम्हा वर्मन वन ने अपनी आर्मी भेजी थी परंज्योति के अंडर में। परंज्योति जनरल था इनकी आर्मी में। ठीक है, पल्लव की आर्मी में परंज्योति एक जनरल था और नरसिम्हा वर्मन वन ने परंज्योति के अंडर में पूरी आर्मी भेजी थी, और उन्होंने चालुक्य आर्मी को उनका पीछा करा था। मतलब चालुक्य आर्मी को तो हरा दिया था, फिर चालुक्य आर्मी का पूरा पीछा करा था, उनकी ही टेरिटरी में जाके उनकी पूरी कैपिटल को खराब कर दिया था, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनकी कैपिटल थी वतापी। चालुक्य की कैपिटल थी वतापी। ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी से याद हो जाए तो बेटर है। सो पल्लव आर्मी अंडर जनरल परंजोरी परस्यूड द रिट्रेटिंग चालुक्य आर्मी, उनकी टेरिटरी में घुसे और उन्हीं की कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो उनकी कैपिटल थी वतापी में। और नरसिम्हा वर्मन ने एक टाइटल ज्यूम करा और वो था वतापी कोंडा। इसका मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ वतापी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो वतापी कोंडा टाइटल था ये इकलौता टाइटल सिर्फ इनके पास है। तो जो वतापी कोंडा टाइटल है वो नरसिम्हा वर्मन ने रखा था, और वो इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने परंज्योति के अंडर में अपनी आर्मी भेजी थी। उन्होंने चालुक्य आर्मी का पीछा करा, उनकी ही टेरिटरी में घुसे, चालुक्य टेरिटरी में घुसे और उनकी पूरी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसके बाद उन्होंने वतापी कोंडा टाइटल अज्यूम करा। ओके, उसके बाद इनका श्रीलंका में नेवल एक्सपीडिशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे इन्होंने फाइट करी थी और अपने फ्रेंड को वापस थ्रोन पे बैठाया था। नरसिम्हा वर्मन वन के फ्रेंड का नाम था मन वर्मा। नरसिम्हा वर्मन ने मन वर्मन को वापस थ्रोन पे बैठाया था। जो ह्यून सांग थे, हमने पढ़ा था ह्यून सांग के बारे में। ही वॉज अ चाइनीज ट्रेवलर एंड अ चाइनीज पिलग्रिम हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन, एंड हर्षवर्धन ने इनके लिए कनौज असेंबली भी कराई थी। अगर लास्ट वाली वीडियो में आपने नहीं देखी तो आप वो देखिए, तभी आपको ह्यूनसंग के बारे में पता चलेगा। तो ह्यूनसंग कांचीपुरम में भी आए थे। मतलब वो हर्षवर्धन की टेरिटरी में ही घूम रहे थे, वहीं पे वो गेस्ट थे, बट ये कांचीपुरम भी उन्होंने विजिट करी थी, और कांचीपुरम कैपिटल थी। पल्लव्स की कैपिटल कांचीपुरम थी। तो ह्यूनसंग आए थे कांचीपुरम में, और उन्होंने अपने वर्क में लिखा कि ये काफी फ्लोरिश्ड एरिया था। यहाँ पे 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी जिसमें 10,000 बुद्धिस्ट मंक रहते थे। अब आप देखिए, जो नरसिम्हा वर्मन वन है या फिर कोई भी पल्लव किंग था, उनका जो रिलीजन था वो था ब्राह्मणिज्म, बट फिर भी देवर रिलीजियस टॉलरेंस। इससे यही पता चलता देवर रिलीजियस टॉलरेंस कि 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। पल्लव लोगों ने पूरी 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट करवाई थी जिसमें 10,000 बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे। तो देवर रिलीजियस टॉलरेंट। इस चीज ह्यूनसॉन्ग के वर्क से हमें ये भी पता चलता है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ ममलपुरम एंड द मोनोलिथिक रथ्स वर इरेक्टेड ड्यूरिंग दिस हिज रेन। मोनोलिथिक रथ सेकेंड स्टेज है टेम्पल की। ये हम आगे वैसे देखेंगे डिटेल में, बट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 4 स्टेजेस थी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की। फर्स्ट स्टेज थी रॉक कट केव टेम्पल, जो इनके फादर ने फाउंड करी थी। महेंद्र वर्मन वन ने रॉक कट केव टेम्पल फाउंड करी थी। उनके बेटे नरसिम्हा वर्मन ने ये मोनोलिथिक रथ वाली कंस्ट्रक्शन फाउंड करी थी। ये ऐसे दिखती थी। ये पूरा एक पत्थर था, मतलब बहुत बड़ा पत्थर होगा, तभी इसका नाम है मोनोलिथिक, मतलब सिंगल स्टोन। तो ये एक सिंगल स्टोन था काफी बड़ा, और उसे कार्व करते करते ये ऐसे रथ शेप बनाई गई। ओके, ये रथ शेप बनाई और इसी में टेम्पल भी अटैच था। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ ममलपुरम एंड द मोनोलिथिक रथ वर इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड स्टेज ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी हमने देख लिया। थर्ड स्टेज में अब सिर्फ टेम्पल्स बना करेंगे, जो असली टेम्पल्स आज के हैं वो देखेंगे हम। तो एक बार फिर से रिवीजन देखते हैं। नरसिम्हा वर्मन वन को ममल कहते थे, एंड ममल का मतलब था ग्रेट रेसलर, और इन्हीं के नाम पे ममलपुरम फाउंड हुआ था। ही वाज द फाउंडर ऑफ ममलपुरम।
इन्होंने पुलकेशन टू को हरा दिया था बैटल ऑफ मनीमंगलम में, और ये जो बैटल हुई थी कांची के पास हुई थी। ये चीज कुरम कॉपर प्लेट में लिखा है। हमने देखा था कि पल्लव आर्मी परंज्योति जनरल के अंडर में ये इनकी चालुक्य की टेरिटरी में घुसी थी, चालुक्य कैपिटल को वतापी को डिस्ट्रॉय करा था, और इन्होंने वतापी कोंडा टाइटल अज्यूम करा था नरसिम्हा वर्मन वन ने। इनका जो नेवल एक्सपीडिशन था वो भी हमने देखा था, श्रीलंका में ये गए थे, अपने दोस्त मन वर्मा को वापस थ्रोन पे बैठाया था। ह्यून सांग जो चाइनीज ट्रैवलर और पिलग्रिम थे, ये कांचीपुरम इन्होंने विजिट करा था। कांचीपुरम वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स, एंड उन्होंने अपने रिटन वर्क में लिखा था दैट इट हैड 100 बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, और उसमें अराउंड 10,000 बुद्धिस्ट रहते थे। तो इससे हमें ये पता चलता था कि जो पल्लव्स थे दे वर द रिलीजन टॉलरेंट, राइट। एंड ये हमने देखा ही वाज द फाउंडर ऑफ ममलपुरम, एंड द मोनोलिथिक रथ्स वर इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन। दीज वर द मोनोलिथिक रथ, एंड इसका मतलब यही होता है सिंगल स्टोन। So these these kind of structure were carved out from a single stone. It was a great achievement of the Narasimha Varman I. Now we will study about Narasimha Varman II, his son. और इन्हें हम राजसिम्हा भी बोलते थे, ये नाम आपको याद रखना है। नरसिम्हा वर्मन वन को हम बोलते थे ममल, और नरसिम्हा वर्मन टू को बोलते थे राजसिम्हा। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना। जो इनका रिजाइन था वो काफी पीसफुल था। ही वॉज अ वेरी पीसफुल किंग, एंड जो चालुक्य का कॉन्फ्लिक्ट था पल्लव के साथ, हम देखेंगे कि चालुक्य का कॉन्फ्लिक्ट काफी लास्ट तक रहता है, वो इनके टाइम पे नहीं था। क्योंकि ये जो अपना इंटरेस्ट दिखाते थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिखाते थे। इनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि ये जाके लड़े, अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करे, इन्हें किसी से मतलब नहीं था। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लेटर। इन्हें पढ़ना पसंद था, इन्हें नई नई चीजें जानना पसंद था। तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि ये वॉर करे, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करे। इन्हें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था और थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट था। मैंने आपको बताया था शोर टेम्पल के बारे में। तो जो शोर टेम्पल था ममलपुरम में, वो इन्होंने ही फाउंड करा है। शोर टेम्पल के साथ कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है पल्लव टाइम की। शोर टेम्पल ममलपुरम, ममलपुरम इनके फादर के नाम पे है, ममल जो मतलब था ग्रेट रेसलर। और कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में इन्होंने ये स्टैब्लिश करा था। डंडन एक संस्कृत स्कॉलर थे, और वो नरसिम्हा वर्मन टू की कोर्ट में थे। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। वो काफी सारे स्कॉलर्स का नाम दे देगा, उनमें संस्कृत स्कॉलर भी होंगे, उनमें बुद्धिस्ट मंक भी होंगे, और वो ये पूछ लेगा कि ये वाला जो स्कॉलर है किस पीरियड का या फिर कौन से किंग की कोर्ट में था। तो आपको पता होना चाहिए कि डंडन नरसिम्हा वर्मन टू की कोर्ट में था, और जो नर्मन थे संस्कृत स्कॉलर थे। नरसिम्हा वर्मन टू के टाइम पे एक और चीज होती थी, मैरीटाइम ट्रेड काफी फ्लोरिश्ड था। अब आप देखिए जो पल्लव का जो किंगडम है वो कोस्टल लाइन पे है, वो इंडिया की ईस्टर्न साइड पे है, इस साइड था, और यहाँ से वो ट्रेड करते थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। उसके अलावा वो चाइना में भी काफी ट्रेड करते थे, और जब चाइना में ट्रेड करेंगे तो वहां पे उन्होंने अपनी एम्बेसीज भी एक्सचेंज कर रखी थी। तो चाइना में उन्होंने अपनी एम्बेसी भेज रखी थी, और उनका ट्रेड भी मैरीटाइम ट्रेड चाइना के साथ था और बाकी साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ भी था। ये भी टाइटल एज्यूम करते थे, और इनमें से एक था शंकर भक्त। इनका रिलीजन था ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म में भी शैविज्म। तो इन्होंने टाइटल रखा था शंकर भक्त नरसिम्हा वर्मन टू। उसके अलावा वद्य विद्याधारा एंड अगम प्रिया। वद्य विद्याधारा बिकॉज ये अपने आप को काफी इंटेलिजेंट मानते थे, काफी पढ़ा लिखा मानते थे, काफी एजुकेटेड मानते थे। तो दैट इज वाई वद्य विद्याधारा ये टाइटल इन्होंने अज्यूम कर रखा था, वद्य विद्याधारा नरसिम्हा वर्मन टू, एंड अगम प्रिया भी। तो ये नरसिम्हा वर्मन टू के बारे में था। एक बार फिर से देखते हैं। इन्हें राजसिम्हा बोलते थे, ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है। ये भी रखना है कि इनका जो रिजाइम था वो काफी पीसफुल था, चालुक्य पल्लव का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था इनके एरिया में, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डेवलप करने में था। उन्होंने उसमें क्या क्या करा, एक तो शोर टेम्पल बनाया ममलपुरम में, तो ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। दूसरा कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में बनाया। एक और चीज याद रखनी है, डंडन और ये संस्कृत स्कॉलर थे जो उनकी कोर्ट में थे। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लेटर। इन्होंने अपनी एम्बेसीज भी चाइना में भेज रखी थी, और मैरीटाइम ट्रेड फ्लोरिश था साउथ ईस्ट नेशंस के साथ या फिर चाइना के साथ। इनके कुछ टाइटल थे शंकर भक्त, विद्या विद्याधारा एंड अगम प्रिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नरसिम्हा वर्मन टू। अब हम इनके थोड़े लेटर रूलर्स देखते हैं, बस नाम देखना और कुछ नहीं देखना। अब नरसिम्हा वर्मन टू के रेन के बाद कुछ और पल्लव रूलर्स आते हैं, उनके बस हमें नाम देखने हैं और कुछ नहीं देखना।
जो लेटर रूलर्स थे वो थे परमेश्वरन टू एंड नंदी वर्मन टू। इनके बस नाम देखने हैं और कुछ याद नहीं रखना। और हमें एक नाम ये भी याद रखना है, 9th एडी तक आते आते पल्लव का डिक्लाइन हो जाता है, पल्लव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। और जो लास्ट किंग थे पल्लव डायनेस्टी के, अपराजित, अपराजित वाज द लास्ट किंग ऑफ द पल्लव डायनेस्टी एंड ही वाज डिफीटेड बाय आदित्य वन। अपराजित को आदित्य वन हरा देते हैं और आदित्य वन एक छोला किंग थे और आदित्य वन अपराजित को हरा के छोला डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर लेते हैं। छोला के बारे में हमने देखा है, संगम एज में छोला, चेरा, पांड्या ये 3 किंगडम्स थे एंड ये छोला जो किंगडम था ये काफी एंड तक रहा था। बट जब ये पल्लव आए थे, पल्लव ने अपना किंगडम एस्टैब्लिश करा था, तो उन्होंने छोला को कैप्चर कर लिया था, उनकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। ऑल्दो उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करा था, सिर्फ उन्हें उनकी टेरिटरी को एनेक्स करा था और उन्हें अपनी फ्यूडिटरी बना दिया था। फ्यूडिटरी का मतलब अब जो छोरा थे वो पल्लव को ट्रिब्यूट पे करते थे। छोला रूल करते रहते थे अपने एरिया में, बट उन्होंने पल्लव की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, सो दे यूज टू गिव देम द ट्रिब्यूट। बट जो पल्लव के लास्ट रूलर थे अपराजीत, ये वीक थे और छोला किंग आदित्य वन ने इन्हें हराया बैटल में और वापस अपनी छोला डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करा। तो सबसे पहले छोला पूरे किंगडम था, उसके बाद ये सिर्फ एक फ्यूडिटरी बने, बट 9th एडी में ये फिर से एक डायनेस्टी बन गए और तब इनका नाम था इंपीरियल छोला। तब इन्हें इंपीरियल छोलास बोलते थे। पहले जो वो छोलास थे वो बस छोलास थे या फिर संगम छोलास, अब ये इंपीरियल छोलास में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नरसिम्हा वर्मन टू के बारे में था और उनके कुछ लेटर रूलर्स के बारे में था। आप अपराजित का नाम याद रखिएगा कि इन्हें आदित्य वर्मन ने हराया था। अब हम पल्लव की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। सबसे पहले आपको ये वाला वर्ड याद रखना है, कोटम्स। और कोटम्स का मतलब होता है स्टेट या फिर प्रोविंसेस। तो ये स्टेट या प्रोविंसेस है, बट इसे कोटम बोल दिया गया। अलग अलग जगह अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो कोटम पल्लव बोलते थे। तो जो पल्लव का किंगडम था वो बहुत सारे स्टेट्स प्रोविंसेस में डिवाइडेड था या फिर कोटम्स में डिवाइडेड था, ये याद रहेगा। एंड जो कोटम्स थे दे वर एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द किंग। मौर्यन एम्पायर में, गुप्ता एम्पायर में या फिर तनिष्क एम्पायर में हमने देखा था कि गवर्नर्स अपॉइंट होते थे और वो स्टेट को एडमिनिस्टर करते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे कोटम्स को कोई ऑफिसर्स एडमिनिस्टर करते थे और वो अपॉइंट करते थे किंग। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब जैसे बाकी जगह भी हमने देखा था कि किंग को असिस्ट करते थे कुछ मिनिस्टर्स, उनकी मंत्री परिषद होती थी या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, उसी तरह यहाँ पे भी किंग वॉज असिस्टेड बाय एबल मिनिस्टर्स। सिंपल है, बस यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो किंग है ही वाज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस ऑल्सो। बाकी जगह एक जुडिशियल सिस्टम था, गुप्ता के टाइम पे हमने देखा था कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो वहाँ पे चीफ जस्टिस थे, उनके प्रोविंसेस में भी जजेस थे, कोर्ट थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, जो किंग था वो ही यहाँ पे जज था और किंग वेल ट्रेंड आर्मी भी मेंटेन करता था। तो किंग के पास हमने देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किंग के पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी। हाँ, एबल मिनिस्टर्स उन्हें असिस्ट करते थे, बट किंग के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं थी कि वो उनकी एडवाइस सुने या उनकी एडवाइस ले या फिर उनके एडवाइस को उस पर एक्ट करे, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये एबल मिनिस्टर्स किंग को हेल्प करते थे या फिर किंग को बस असिस्ट करते थे कि कोई भी डिसीजन लेने में। किंग यहाँ पे जज भी था, ही वॉज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ये किंग ही कोई सजा सुनाता था, किंग ही किसी को माफ कर सकता था, यहाँ पे कोई कोर्ट वाला सिस्टम नहीं था और किंग ही एक आर्मी को मेंटेन करता था। सेनापति वाला सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी आपको कोटम के अलावा याद रखना है। कोटम को आपको पता चल गया स्टेट प्रोविंस। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो किंग ना कुछ लैंड ग्रांट देता था, ठीक है, लैंड होते थे उसे वो ग्रांट में देता था। अब वो 2 टाइप के होते थे, एक तो होते थे देवधम और एक होते थे ब्रह्मदेय। ये 2 नाम भी आपको याद रखने हैं। देवधम उस तब कहते थे जब किंग कोई भी लैंड ग्रांट देता था टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए। अब मान लीजिए मेरा कोई किंगडम है, मैं किंग हूँ और मुझे अपने किंगडम में टेम्पल बनाना है, तो जो मैं लैंड ग्रांट दूंगा उसे मैं बोल दूंगा देवधम, अगर मुझे सिर्फ टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड ग्रांट देना है। पर अगर मुझे किसी ब्राह्मण को देना है, अब मेरे किंगडम में बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं, अब मुझे अगर किसी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट देना है तो मैं उसे बोल दूंगा ब्रह्मदेव। तो ये 2 नाम हैं। देवधम तब बोल दिया जाएगा जब लैंड ग्रांट हम देंगे टेम्पल को,
और ब्रह्म दिया तब बोल दिया जाएगा जब लैंड ग्रांट देंगे ब्राह्मण्स को। ठीक है, ये भी आपको याद आना चाहिए। अब इन लोगों की इनकम कहाँ से होती थी, इनका रेवेन्यू क्या था, वो था लैंड टैक्स। लैंड टैक्स वाज द प्राइमरीली सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं था इनके टैक्स रेवेन्यू का। जैसे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था कितना जगह से टैक्स आता था, या फिर अशोक के टाइम पे भी देखा था कि हर जगह से ही टैक्स आता था। 1/6 प्रोड्यूस जो भी होता था वो टैक्स में देना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बस एक लैंड टैक्स प्राइमरीली सोर्स ऑफ द रेवेन्यू था। थोड़े बहुत और टैक्स होंगे बट जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वो लैंड टैक्स था। उसमें भी जो ब्रह्मदया देवधन के जो लैंड होते थे, हमने देखा था ब्रह्मदया जो देते थे लैंड ब्राह्मण्स को, और देवधन जो लैंड देते थे टेम्पल्स बनाने के लिए, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टैक्सेशन। उस लैंड पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। रिलीजियस हो गए, ब्राह्मण्स को दे रहे हैं वो तब भी रिलीजियस है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए बना रहे हैं तो वो तब भी रिलीजियस है, और वैसे भी रिलीजियस चीज़ों पर तो टैक्स लगता ही नहीं है। आज के टाइम पे भी आप इंडिया में देखिए हमारे टेम्पल्स पे टैक्स नहीं लगता, तो वही सिस्टम वहां पे था। अब किंगडम हो गया टॉप पे सेंटर, उसके नीचे प्रोविंसेस हो गए या फिर कोटम्स हो गए। अब कोटम्स के नीचे विलेजेस आएंगे यहाँ पे, जैसे हम बोलते थे ग्राम, और ग्राम में होती थी ग्राम सभा या फिर विलेज असेंबलीज। ग्राम सभा को हमने विलेज असेंबली बोल दिया। और इसमें कमिटीज भी होती थी, और उनका काम क्या था कि विलेज में जितने भी लैंड है, जितने भी घर है, कितनी कैटल है उनके पास, वो काम क्या करते होगी, कास्ट क्या है, वो सारा रिकॉर्ड रखना, पहला काम। दूसरा, उस विलेज में अगर कोई ब्राह्मण है तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे कि वो उसी विलेज में जो टेम्पल है उसकी मेंटेनेंस करे। तो इस विलेज असेंबली या फिर ग्राम सभा के दो काम होते थे। एक तो विलेज के लैंड को मेंटेन करना, पूरा रिकॉर्ड रखना। दूसरा, टेम्पल्स को मैनेज करना, थोड़ा बहुत लोकल अफेयर्स देखना। तो ये थी एडमिनिस्ट्रेशन। किंगडम को कोटम्स में डिवाइड करा। कोटम्स एडमिनिस्टर करते थे ऑफिसर्स जो किंग अपॉइंट करते थे। किंग वॉज असिस्टेड बाय एबल मिनिस्टर्स, ये मंत्री परिषद जैसे, और किंग ही यहाँ पे जज थे। जो पूरा जुडिशियल सिस्टम था वो किंग के हाथ में ही था, किंग ही जज थे। किंग ही वेल ट्रेन्ड आर्मी को भी रखते थे, किंग ही वेल ट्रेन्ड आर्मी को मेंटेन करते थे। तो किंग के पास यहाँ पे काफी पावर्स थी। किंग लैंड ग्रांट्स देते थे। अगर वो लैंड ग्रांट्स टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया तो वो देव धम हो जाता था। अगर वो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दिया गया तो वो ब्रह्म देव हो जाता था। लैंड टैक्स था प्राइमरीली सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और ब्रह्म देव जो देवधन का लैंड था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। विलेज असेंबलीज को ग्राम सभा बोलते थे या फिर सभा बोलते थे, और उसमें कमेटीज भी होती थी। उनका काम था विलेज के लैंड का रिकॉर्ड रखना, उन्हें मेंटेन करना, लोकल अफेयर्स को थोड़ा बहुत देखना, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल को मैनेज करना। पल्लव से हम टेम्पल जोड़ सकते हैं। टेम्पल्स जितनी भी है वो सब पल्लव पीरियड से एसोसिएटेड है। टेम्पल्स की जो कंस्ट्रक्शन है, मेन जो द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल है, वो पल्लव से ही हम बोल सकते हैं कि इन लोगों ने ही स्टार्ट करा है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब हम थोड़ी बहुत सोसाइटी देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है और आप ये सब पढ़ चुके हैं। वही सेम चीज रिपीट हो रही है। कास्ट सिस्टम रिजिड था। ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड हाई प्लेस इन सोसाइटी, ये मतलब प्रिविलेज क्लास हो गए। दे वर गिवन लैंड ग्रांट्स बाय द किंग्स, हमने देखा था कि इन्हें लैंड ग्रांट्स मिलते थे जिन्हें ब्रह्मदेया बोलते थे, ब्रह्मदेया। So they were the privileged class. Also they were given the responsibility to look after the temples, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो ग्राम सभा होती थी उनका काम होता था टेम्पल की मेंटेनेंस करना। ग्राम सभा में अगर कोई पंडित है या कोई ब्राह्मण है वो टेम्पल को मेंटेन करता था। सिंपल है ये भी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस पीरियड में हमने शैविज्म एंड वैष्णविज्म का राइज देखा और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का डिक्लाइन देखा। ऑल दो पल्लव्स वर रिलीजियस टॉलरेंट, हमने देखा था कि 100 मोनेस्ट्रीज थी हिंदुस्तान के अकॉर्डिंगली, एंड उसमें 10,000 बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे। बट स्टिल जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ क्योंकि शैविज्म एंड वैष्णविज्म का राइज हुआ। शैविज्म को राइज किसने करा? म्यांमार्स ने। एंड वैष्णविज्म को राइज किसने करा? अल्वर्स ने। अब ये कौन है? म्यांमार्स और अल्वर्स है क्या, ये भी आपको याद रखना है। म्यांमार्स और अल्वर्स ये दोनों सेंट थे एक टाइप के। जो म्यांमार्स थे ये शैविज्म को प्रमोट करते थे और जो अल्वर्स थे ये वैष्णविज्म को प्रमोट करते थे। तो दे बोथ वर द सेंट्स। म्यांमार से ग्रुप था, अल्वर से ग्रुप था, इनमें बहुत सारे सेंट्स होते थे। जो म्यांमार से ये शैविज्म को सपोर्ट करते थे और जो अल्वर्स थे ये वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे।
and they contributed the growth of Shaivism and Vaishnavism. They were the main factors जिनकी वजह से ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हम भक्ति मूवमेंट के बारे में मिडिवल टाइम पे पढ़ेंगे, वहां पे ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है 12th-13th सेंचुरी के आसपास। बट जो भक्ति मूवमेंट की जो स्टार्टिंग थी, जो बिल्कुल बेस बना, वो पल्लव रूल से ही बना, और ये आपको पता होना चाहिए। तो पल्लव एरा स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट, ठीक है। और उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन किसने दिया था? अल्वर्स और म्यांमार। ये आपको बहुत ही ज्यादा याद रखने की जरूरत है। अल्वर्स वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे और जो म्यांमार से वो शैविज्म को सपोर्ट करते थे, और इन दोनों की ही वजह से शैविज्म एंड वैष्णविज्म का राइज हुआ और भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इन दोनों के क्या काम थे? ये म्यांमार और अल्वर्स करते क्या थे? ये हिम्स बनाते थे। हिम्स हम देख चुके, पोएम्स होती है, 2-3 लाइन की एक पोएम होती थी, ज्यादा की भी हो सकती थी बट बेसिक इतनी ही होती थी। ये हिम्स बनाते थे तमिल लैंग्वेज में। तो एक तरीके से ये तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये हिम्स बना रहे हैं तमिल लैंग्वेज में, तो तमिल लिटरेचर बन रही है। तो इन्होंने संगम एज के बाद जो तमिल लिटरेचर बनी, वो अल्वर्स और म्यांमार की वजह से बनी। बीच में हमने देखा था कि किंग्स ने भी कुछ संस्कृत वर्क लेके, कुछ तमिल वर्क लेके, बट जो मेन तमिल लिटरेचर थी वो म्यांमार और अल्वर्स की वजह से बनी संगम एज के बाद। संगम एज में तो बहुत सारी हमने देखी थी, बट उसके बाद जो बनी वो पल्लव टाइम पे बनी म्यांमार और अल्वर्स की वजह से। तमिल लिटरेचर बनाई। दूसरा, इन्होंने शैविज्म एंड वैष्णविज्म को सपोर्ट करा और भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करा। अब हम थोड़ा एजुकेशन एंड लिटरेचर देखते हैं। एजुकेशन में कांची एंशिएंट सेंटर था एजुकेशन का, या फिर एंशिएंट सेंटर था लर्निंग का। जैसे महायान बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी नालंदा में, जिसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी बोलते थे, और जो महायान डॉक्ट्रिन को प्रीच करती थी। वालाभी में जो यूनिवर्सिटी थी उसे हिनायान यूनिवर्सिटी बोलते थे, या फिर वालाभी यूनिवर्सिटी बोलते थे, और वो हिनायान डॉक्ट्रिन को प्रीच करते थे। उसी तरह एक कांची में भी यूनिवर्सिटी थी और उसे बोलते थे घटिका। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि इसमें स्टूडेंट्स इंडिया से तो आते थे, अलग अलग पार्ट से आते थे, बट बाहर से भी आते थे। सो कांची में घटिका एंशिएंट सेंटर था लर्निंग का। जैसे नालंदा इंपॉर्टेंट था, वैसे ये घटिका भी इंपॉर्टेंट था साउथ इंडिया में। So Kanchi was an ancient center of learning. Ghatika at Kanchi was popular and it attracted students from all parts of India and abroad. ठीक है, ये घटिका आप याद रखिए। अब दिंगनाग, ये बुद्धिस्ट राइटर थे और ये प्रोफेसर थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। हमने पढ़ा था दिंगनाग के बारे में। ये भी कांची आए थे पढ़ने के लिए। घटिका में ये आए थे और ये यहाँ से पढ़ के गए। उसके बाद ये प्रोफेसर बने थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी थी जिसका एक इंटरनेशनल रेपुटेशन था। उसके जो प्रोफेसर्स थे वो इस घाटिका से पढ़ के जाते थे। तो आप सोचिए ये घाटिका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एंड दिस वाज द एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग। उसके अलावा धर्मपाल, हु वाज द हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। धर्मपाल वाज द हेड ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, हमने ये देखा था। और वो भी कांची से ही बिलोंग करते थे, कांची या कांचीपुरम, दे बोथ आर द सेम। इट वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव्स। तो दिंगनाग एंड धर्मपाल ये दोनों कांची से रिलेशन रखते हैं। दिंगनाग एक बुद्धिस्ट राइटर थे जो कांची आए थे पढ़ने के लिए इस घटिका में, और जो धर्मपाल थे वो तो कांची से ही बिलोंग करते थे और जो नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड बने थे। अब लिटरेचर देखते हैं। लिटरेचर में सबसे पहले हमने म्यांमार एंड अल्वर्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। अल्वर्स वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे, म्यांमार शैविज्म को सपोर्ट करते थे, और ये दोनों हिम्स प्रोड्यूस करते थे तमिल लैंग्वेज में, जिसकी वजह से ये तमिल लिटरेचर में कंट्रीब्यूट करते थे। अब म्यांमार ने क्या लिखा? म्यांमार जो शैविज्म को सपोर्ट करते थे, इन्होंने लिखी थी देवराम। और अल्वर्स जो वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे, इन्होंने लिखी थी नलारा सिव्या प्रबंधम। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। म्यांमार ने देवराम को लिखा था एंड अल्वर्स ने नलाया सिव्या प्रतंदम इसमें लिखा था। थोड़ा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है तो देख लीजिएगा। एंड इट रिप्रेजेंट द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द पल्लव पीरियड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। म्यांमार और अल्वर्स के अलावा महेंद्र वर्मन वन जो किंग थे, उन्होंने भी एक संस्कृत प्ले लिखा था और ये हम उनकी स्लाइड में देख चुके हैं। उसका नाम था मत विलास प्रहसनम। ये संस्कृत प्ले था जो महेंद्र वर्मन वन ने लिखा था। इन दोनों के अलावा नंदी वर्मन टू के कोर्ट में एक पोएट थे, उनका नाम था पेरुंदवेनर। ये एक ऑथर थे, सॉरी पोएट नहीं ऑथर।
पेरुंदुवनर एक ऑथर थे और इनका का क्या काम था, इन्होंने महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट करा था और उसे बोलते हैं भारत वेंदा। भारत वेंदा। नंदीवर्मन टू एक किंग थे, लेटर किंग में आते हैं और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि इनकी कोर्ट में पेरुंदुवनर थे और इन्होंने महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट करा था, जिसे हम बोलते हैं भारत वेंदा। So this was all about the education and literature। कांची में एक एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग था जिसे घटिका बोल दिया गया, और जो कांची था वो पॉपुलर था, घटिका वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से एंड अब्रॉड से भी। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस थी, वैसे ही घाटिका भी फेमस थी। उसके बाद हमने देखा दिंगनाग एंड धर्मपाल, ये दोनों कांची से इनका रिलेशन है। जो धर्मपाल थे, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, ये कांची से ही बिलोंग करते थे। जो दिंगनाग थे, ये कांची में पढ़ने में आए थे घटिका से। उसके बाद महेंद्र वर्मन वन ने एक संस्कृत पे लिखा था, मत विलास प्रहसनम, ये भी देखा हमने। महेंद्र वर्मन वन के अलावा नयन मार्स एंड अलवर्स ने भी प्ले कंपोज करा था। देवराम नयनमर्स ने करा था एंड अलवर्स ने करा था नलाराय सिव्य प्रबंधम। ये ये रिलीजियस लिटरेचर थी पल्लव पीरियड की। फिर पुरेंद्रविनर, ये एक ऑथर थे जिन्होंने महाभारत को तमिल में ट्रांसलेट करा था और उसे बोलते थे भरत वेंदा। ये नंदी वर्मन टू के कोर्ट में एक ऑथर थे। Now I will talk about the Pallav art and architecture, and it is very important topic in respect to heritage and culture for Mainz. So as I already told you that it was a great age of temple building। पल्लव ने ही टेम्पल बिल्डिंग की स्टार्ट करी थी साउथ इंडिया में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 4 स्टेजेस ऑफ टेम्पल बिल्डिंग थी। फर्स्ट स्टेज में था रॉक कट केव्स, सेकेंड स्टेज में था मोनोलिथिक पिलर्स और मंडप्स भी होते थे उसमें। थर्ड स्टेज में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, जैसे ये ना स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। थर्ड स्टेज ऐसी हो गई थी, और जो लास्ट स्टेज थी उसमें मतलब इन सबका कॉम्बिनेशन था। उसमें आपको मोनोलिथिक रथ भी मिलेगी, रॉक कट केव्स भी मिलेगी, उसमें स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी मिलेंगे। ये तीनों का एक तरीके से मिक्सचर था। तो जो पल्लव पीरियड था, वहां पे इतने ज्यादा टेम्पल्स बने, इतने अलग अलग टाइप के टेम्पल्स बने कि इट वॉज अ ग्रेट एज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। जितने टेम्पल्स इस एज में बने होंगे, उससे ज्यादा टेम्पल्स और इतने अच्छे टेम्पल्स, इतने एंशियंट टेम्पल्स कहीं और नहीं बने होंगे। सो यहाँ पे देखिए, द पल्लव इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग टेम्पल फ्रॉम द रॉक। जो रॉक से पूरा टेम्पल बनता है, जैसे चाहे वो रॉक कट के हो, चाहे वो मोनोलिथिक रथ हो, या फिर वो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हो, वो जो आर्ट है वो पल्लव ने ही इंट्रोड्यूस करी है। इनफैक्ट जो द्रविडियन स्टाइल है, हमने पता है कि दो स्टाइल होते हैं टेम्पल्स के। एक होता है नागा स्टाइल और वो नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है, और एक होता है द्रविडियन स्टाइल, वो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है। तो जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो पल्लव रूल से ही स्टार्ट हुआ है। और इस डेवलपमेंट को हम 4 स्टेजेस में देख सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ वो 4 स्टेजेस। पहला था रॉक कट केव, दूसरा था मोनोलिथिक रथ, तीसरा था स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, और फोर्थ में इन सबका कल्मिनेशन। हमें ये भी पता है कि ये जो स्टेजेस है, ये कौन कौन से रूलर से एफिलिएटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल महेंद्र वर्मन वन, उन्होंने रॉक कट टेम्पल्स का इंट्रोडक्शन करा था। और उनके वो टेम्पल्स कहाँ पे थे, वो एक तो मंडगपट्टू पे थे, एक महेंद्रवादी में थे, मवंदूर, दालावानूर, तिरुचापोली, वलम, सियामंगलम एंड तिरुकलाकुंडम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हम महेंद्र वर्मन वन के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। फिर मोनोलिथिक रथ किसने इंट्रोड्यूस करा था, वो उनके बेटे नरसिम्हा वर्मन वन ने करा था। उन्होंने मोनोलिथिक रथ को इंट्रोड्यूस करा, और इसमें मंडप्स भी होते थे। मतलब एक रथ होता था और एक मंडप होता था। मतलब मंडप इस टाइप, मंडप इज लाइक अ टेम्पल। और उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे करा था, ममलपुरम। जो ये मोनोलिथिक रथ और मंडप है, ये ममलपुरम में भी मिलते हैं। और ममलपुरम हमने किससे एसोसिएटेड देखा था, नरसिम्हा वर्मन वन से ही देखा था। नरसिम्हा वर्मन वन को ममल कहते थे, दैट मीन्स अ ग्रेट रेसलर। तो ममलपुरम जो उन्होंने ही फाउंड करा था, उसमें उन्होंने अपने कुछ मोनोलिथिक रथ एंड मंडप रखे थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द फाइव रथ, और इसे हम पंच पांडव रथ भी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है मोनोलिथिक रथ में। इट सिग्निफाइज 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। वो मतलब 5 जो रथ है, 5 रथ या फिर 5 पांडव रथ, उसमें ही 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज करा गया है। तो इतना ज्यादा वो प्रोमिनेंट और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो। 5 पांडव रथ के अलावा महिष सुर मर्दिनी मंडप एक इंपॉर्टेंट है, तिरुमूर्ति मंडपम इंपॉर्टेंट है, और वराहा मंडपम इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ लोकेशन है, ये कुछ मंडप है, ये आपको पता होना चाहिए।
इन सब के एग्जाम्पल मतलब आपको पता होना चाहिए। आप इन सबको एक बार गूगल सर्च करिए, आपके सामने जब वो इमेज आएगी तो आपको अच्छे से याद करने में ईजी होगी। फिर इनका बेटा राजसिम्हा जो नरसिम्हा वर्मन टू है, याद है ना, राजसिम्हा को नरसिम्हा वर्मन टू कहते थे। उन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को इंट्रोड्यूस करा। ये वाले टेम्पल्स जो प्रॉपर टेम्पल्स होते हैं ड्रेविडियन स्टाइल वाले, विच वर बिल्ट बाय सॉफ्ट सैंड रॉक्स, और ये सैंड रॉक से बनते थे, सॉफ्ट सैंड रॉक से ये बनते थे और ये स्ट्रक्चरल टेम्पल्स होते थे। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है वो है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड शोर टेम्पल एट ममलपुरम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लास्ट स्टेज है वो लेटर पल्लव से बिल्ड करी थी, वो स्ट्रक्चरल टेम्पल ही है बट उसमें कल्बिनेशन है रथ का भी, उसमें कल्बिनेशन है रॉक कट केव्स का भी। और इनमें से है वैकुंठ पिरामिड टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल एंड माता गेनेश्वर एट कांचीपुरम। ये कुछ टेम्पल्स है, एग्जाम्पल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, आप इन सबको देख लीजिएगा। तो एक बार हम फिर से देखते हैं पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इट वॉज अ ग्रेट एज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्पल्स बने गए थे और यहीं से टेम्पल बनने की स्टार्टिंग करी गई थी, जो ये ड्रेविडियन स्टाइल वाला टेम्पल था। पल्लव ने ही इंट्रोड्यूस करा था कि किसी रॉक को कट करके टेम्पल बनाओ। जो ये स्टाइल है ये पल्लव ने ही इंट्रोड्यूस करा था, और ड्रेविडियन स्टाइल भी पल्लव ने ही इंट्रोड्यूस करा था। ड्रेविडियन स्टाइल साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट था और नागा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंट था। और जो ये डेवलपमेंट है टेम्पल बिल्डिंग की, ये 4 स्टेजेस में हम देख सकते हैं। महेंद्र वर्मन वन ने रॉक कट टेम्पल्स इंट्रोड्यूस करे थे और वो मंडकपट्टू, महेंद्रवादी, ममंदपुर, दलावनूर, तिरुचिरापल्ली, वलम, सियामंगलम एंड तिराकुलरनम इन जगह था। फिर उनके बेटे नरसिम्हा वर्मन टू, जिन्हें हम ममल भी कहते थे, उन्होंने मोनोलिथिक रथ मंडप को इंट्रोड्यूस करा था और ये ममलपुरम में ही मिलते हैं जो उन्होंने टाउन फाउंड करा था। उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है 5 पांडव रथ, जो 5 डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को दिखाता है। इसके अलावा महिषासुर मर्दिनी मंडप इंपॉर्टेंट है, तिरुमूर्ति मंडपम इंपॉर्टेंट है, वाराहा मंडपम इंपॉर्टेंट है। फिर इनके बेटे राजसिम्हा, जिन्हें हम नरसिम्हा वर्मन टू भी बोलते थे, उन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को इंट्रोड्यूस करा। और ये जो टेम्पल्स थे ये सॉफ्ट सैंड रॉक से बने हुए थे। उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची और शोर टेम्पल एट ममलपुरम। और फिर लास्ट स्टेज थी वो कल्मिनेशन था इन सबका। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में वो मोनोलिथिक रथ और मंडप भी होते थे और कभी कभी इसमें रॉक कट केव्स वाला भी थोड़ा बहुत दिखाते थे। तो ये लेटर पल्लव ने बिल्ड करा था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आर्किटेक्चर है वो है वैकुंठ पर्मल टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल एंड माता गेनेश्वर एट कांचीपुरम। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम फाइन आर्ट्स भी देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग हैड आल्सो डेवलप्ड। म्यूजिक मैंने आपको बताया था, महेंद्र वर्मन वन को अलग अलग टाइटल से डिनोट करा जाता था, उन्होंने अज्यूम करे थे वो टाइटल्स, तो म्यूजिक में से भी रिलेटेड था। डांस भी बहुत अच्छा होता था यहाँ पे, एंड पेंटिंग तो थी ही। एक ममुंदर इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी एक वोकल म्यूजिक की नोटेशन दे रखी है, इंस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, एक कुडुमुनमलाई इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी म्यूजिकल नोट्स इंस्क्राइब्ड है और इंस्ट्रूमेंट्स भी बने हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि म्यूजिक काफी प्रोमिनेंट था यहाँ पे, म्यूजिक एंड डांस बोथ। अब पेंटिंग का देखते हैं। सीता नावासल पेंटिंग, ये बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग है और वो इसी पीरियड पे बिलोंग करती है। अब मैंने आपको बताया था कि महेंद्र वर्मन वन को चित्रा करापुली भी बोलते थे। एक कमेंट्री थी दक्षिण चित्र, वो इसी के रेन में, महेंद्र वर्मन वन के रेन में ही डिजाइन हुई थी, वो कंपाइल्ड हुई थी और इसलिए ही उन्हें चित्रकला पुली बोला जाता था। तो म्यूजिक काफी प्रोमिनेंट था, डांस काफी प्रोमिनेंट था, पेंटिंग काफी प्रोमिनेंट थी। म्यूजिक डांस में हम देख सकते हैं कि मोमंदर इंस्क्रिप्शन और कुतुब-मिन-मलाई इंस्क्रिप्शन में म्यूजिकल नोट्स एंड इंस्क्रिप्शन इंस्ट्रूमेंट्स इंस्क्राइब्ड है। सीता नवसल पेंटिंग इसी पीरियड की है और दक्षिण चित्र इसी एक कंपेंट्री है और इसी महेंद्र वर्मन वन के पीरियड में कंपाइल हुई है और इसीलिए ही महेंद्र वर्मन वन को चित्रकला पुली भी बोला जाता था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पल्लव्स। हम साउथ इंडियन किंगडम्स देख रहे थे, हमने पल्लव्स देख लिया। अब हम 2-3 किंगडम्स और देखेंगे, उसमें राष्ट्रकूटास है, उसमें चालुक्यास है और फिर छोलास, इंपीरियल छोलास, ये सब देखेंगे। और उसके बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिर हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ साथ मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा, इंडियन पॉलिटी। ये जो दोनों सीरीज है ये साथ साथ चलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बताऊंगा।